Hello and welcome back to Due Simplified, your only spot for simple learning. आज हम AEC Environmental Science Theory into Practice 2 के अंदर यूनिट 7 को कंप्लीट करेंगे। इस यूनिट का नाम है ह्यूमन कम्युनिटीज़ एंड द एनवायरनमेंट। इस यूनिट का सिलेबस हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, उसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं ह्यूमन हेल्थ, एनवायरनमेंट और वेलफेयर के ऊपर। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन ये क्या होता है, और कौन कौन से रेलेवेंट केस स्टडीज़ हैं इस पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड। इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप्स के जो अलग अलग जगहों पर हुए थे अलग अलग टाइम पर। इन्वायरमेंटल जस्टिस पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल फ़िलॉसफी, इन्वायरमेंटल एथिक्स और जो जितने भी रोल्स होते हैं रिलीजन्स के या फिर कल्चरल प्रैक्टिसेस के हमारे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में, उन सब को हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन और पब्लिक अवेयरनेस। इसके अंदर कुछ स्टेट केस स्टडीज़ हैं, उनको हम एक बार देखेंगे। अब हम बात करेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक की, जो है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। इसका क्या मतलब होता है कि जो इंक्रीज़ होता है नंबर में लोगों के पॉपुलेशन में जो अर्थ के ऊपर रहते हैं ओवर द टाइम, वो आता है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर। इसके रीजंस क्या होते हैं कि हेल्थ केयर में इम्प्रूवमेंट हो गया है, डेथ रेट का रिडक्शन हुआ है, बेटर सैनिटेशन प्रोवाइड हो रहा है और जो फूड प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज़ हो गया है। साथ में ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी लोगों को मिल चुका है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, जब जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ है वो रैपिडली बढ़ता रहता है और उसका जो एक अर्थ का या एनवायरनमेंट का जो कैरिंग कैपेसिटी होता है उससे ज़्यादा जब हमारा पॉपुलेशन हो जाता है तो उसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं। अब इम्पैक्ट्स क्या होते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के एनवायरनमेंट के ऊपर। सबसे पहला इम्पैक्ट है कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारे डिप्लेशन उनका होना शुरू हो जाता है। ग्रोइंग पॉपुलेशन को ज़्यादा पानी, ज़्यादा लैंड, ज़्यादा फॉरेस्ट, मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस इम्पैक्ट से रिज़ल्ट क्या आता है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है रिसोर्सेज की और रिसोर्स हमारे लिमिटेड हो जाते हैं। सेकंड जो इम्पैक्ट आता है वो है डिफॉरेस्टेशन। ज़्यादा लोगों को हाउसिंग की जगह चाहिए, रोड्स चाहिए, इंडस्ट्रीज़ चाहिए और एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए। तो वो सब जगह कहाँ से आएगी, डिफॉरेस्टेशन से। ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं जो कि हमें चाहिए होते हैं ग्रोइंग पॉपुलेशन को, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉरेस्ट को काटना पड़ता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि एक तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाता है, सॉइल इरोजन हो जाता है और क्लाइमेट चेंज भी बहुत ज़्यादा होता है। थर्ड जो इम्पैक्ट है वो है पॉल्यूशन। जो एयर पॉल्यूशन है वो होता है व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज़ और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से। उसके बाद अगर हम बात करें वाटर पोल्यूशन की, तो वाटर पोल्यूशन होता है डोमेस्टिक सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से। लास्टली आता है सॉइल पोल्यूशन, जो कि बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने से होता है या फिर पेस्टिसाइड्स और सॉलिड वेस्ट की वजह से। फोर्थ जो हमारा इम्पैक्ट है वो है क्लाइमेट चेंज। पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से जो एनर्जी कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस होने शुरू हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा वेदर इवेंट्स एक्सट्रीम हो जाते हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमारा फिफ्थ इम्पैक्ट है। जब एक्सपेंशन होता है ह्यूमन सेटलमेंट्स का, तो वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट्स को। इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, एक तो स्पीशीज़ जो होती हैं वो एक्सटेंट हो जाती हैं और इकोलॉजिकल जो बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब अगर हम आगे बात करें तो हम देखेंगे कि इम्पैक्ट्स क्या होते हैं ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ के ऊपर होता है वो है स्प्रेड ऑफ डिसीज़ेस, यानी कि ओवर क्राउडिंग की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको बोलते हैं, डेंगू, मलेरिया और कोविड जैसे इन्फेक्शियस डिसीज़ेस। उसके बाद बात करें माल न्यूट्रिशन की, तो इसमें क्या होता है कि जैसे हाई पॉपुलेशन होती है तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देती है हमारे एग्रीकल्चरिस्ट के ऊपर या फिर गवर्नमेंट के ऊपर कि जो फूड सप्लाई है वो बढ़ा दिया जाए। तो उसकी वजह से क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज़ होती है। थर्ड आता है मेंटल स्ट्रेस।
कंपटीशन बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा जॉब्स के लिए, जिसकी वजह से लोगों को मेंटल स्ट्रेस होता है। हाउसिंग शॉर्टेज हो जाती है, रहने की जगह कम पड़ती है और इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी भी आ जाती है। पुअर सैनिटेशन, अब ये जो पुअर सैनिटेशन वाली सिचुएशन होती है, ये बहुत सारी वाटरबॉर्न डिसीज़ेज़ लेके आती है हमारे लिए, और एक पुअर पब्लिक हेल्थ भी यहाँ पर डिनोट की जाती है। उसके बाद बात करते हैं इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन वेलफेयर। सबसे पहला पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट, जिसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा लोग compete करते हैं कुछ सीट्स के लिए जॉब्स की। सेकंड है पॉवर्टी। पॉवर्टी में क्या होता है कि जो रिसोर्सेज हैं ना, वो इनसफिशेंट हो जाते हैं सारे लोगों को देने के लिए। हाउसिंग प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि ज़्यादा लोग फिर कम जगह में रहने की कोशिश करते हैं एंड वो एक स्लम या फिर इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है जगह। प्रेशर क्या आता है पब्लिक सर्विसेज के ऊपर कि ज़्यादा लोगों को एजुकेशन चाहिए, ज़्यादा लोगों को हेल्थ केयर चाहिए और ज़्यादा लोगों को ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए। अब अगला यूनिट पढ़ने से पहले हम एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आपको बहुत मतलब हेल्पफुल लगती हैं वीडियोस और आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियोस डालती रहूँ आगे, तो जो आपके सब्सक्रिप्शंस होते हैं वो मेरे को एक एज अ मोटिवेशन प्रोवाइड होते हैं, और मेरा मन करता है कि मैं आगे और यूज़फुल कंटेंट आपके लिए बना सकूँ, ज़्यादा मेहनत कर सकूँ अपने वर्क को इम्प्रूव करने के लिए। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे कार्बन फुटप्रिंट की। तो कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज है ना, यानी कि मेनली हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, लेकिन और भी जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जैसे हमने पहली यूनिट्स में पढ़ा है, और आप बताएंगे अब मुझे कमेंट्स में कि कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलीज़ होती हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, उसको हम कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं। कार्बन फुटप्रिंट को मेजर करने की जो यूनिट होती है वो है टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वलेंट, जिसको हम CO2e से डिनोट करते हैं। अब सोर्सेज क्या होते हैं कार्बन फुटप्रिंट के? सबसे पहला तो सोर्स होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, जब हम कार्स, बसेस और एरोप्लेन्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है कोल, ऑयल और नेचुरल गैस से, वो भी हमारा कंट्रीब्यूट करती है इन द कार्बन फुटप्रिंट। तीसरा आता है इंडस्ट्रीज़। जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो सबसे ज़्यादा अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती है इनटू द एनवायरनमेंट। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर। लाइवस्टॉक फार्मिंग और फर्टिलाइज़र्स की वजह से कार्बन फुटप्रिंट का जो कैलकुलेशन होता है वो इंक्रीज़ होता है। उसके बाद लास्ट आता है हमारा हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। एयर कंडीशनर्स यानी कि AC, रेफ्रिजरेटर्स और जितने भी कुकिंग फ्यूल्स होते हैं वो सारे हमारे कंट्रीब्यूटर्स होते हैं इनटू द कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेशन। कुछ इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं हाई कार्बन फुटप्रिंट होने के, कि सबसे पहला जो चीज़ होती है वो तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, सी लेवल राइज हो जाता है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होने लगते हैं। अब कुछ मेथड्स हैं कि कार्बन फुटप्रिंट को कैसे रिड्यूस किया जाए। तो सबसे पहला हम देखते हैं गवर्नमेंट लेवल पे क्या लोग गवर्नमेंट को करना चाहिए। उनको सोलर एनर्जी को प्रमोट करना चाहिए, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप करना चाहिए और एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स को बिल्ड करना चाहिए, कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें इंडिविजुअल लेवल पे या फिर पर्सनल लेवल पे, तो कार्बन फुटप्रिंट आप रिड्यूस कैसे करेंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके, इलेक्ट्रिसिटी सेव करके, ट्रीज़ को प्लांट करके, अपने वेस्ट को रिड्यूस करके और रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करके। तो ये कुछ तरीके हैं जो आप इंडिविजुअल लेवल पे इम्प्लाई कर सकते हैं एंड उनसे आपका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन्स के बारे में। ये कौन से लोग होते हैं? जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे डैम्स, हाईवेज, माइनिंग प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्रियल जोन्स, उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा लैंड चाहिए होता है उनके सेटअप के लिए, और जब लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है इन प्रोजेक्ट्स के द्वारा तो उनको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन्स या फिर PAPS। अब रीसेटलमेंट का क्या मतलब होता है? रीसेटलमेंट का मतलब है कि जब आप एक ऑल्टरनेटिव प्लेस दे देते हो लोगों को जिनको आपने डिस्प्लेस किया है रहने के लिए, तो वो हमारा रीसेटलमेंट होता है। उसके अंदर आपकी हाउसिंग, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई, स्कूल्स और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ सब इंक्लूडेड होता है।
अब अगर हम बात करें रिहेबिलिटेशन की, तो उसमें क्या होता है, इसका मतलब है कि आप रीस्टोर कर रहे हो लाइवलीहुड्स को और सोशल वेलबींग को डिस्प्लेस्ड लोगों के। इसके अंदर आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हो, कॉम्पनसेशन देते हो, स्किल डेवलपमेंट करवाते हो और सोशली सपोर्ट करते हो। अब इम्पोर्टेंस क्या होता है आर एंड आर का, ये एक तो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, सोशल इनजस्टिस को प्रिवेंट करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस को रिड्यूस करता है और इंश्योर करता है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं फिर डिस्प्लेस पीपल की वजह से। क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, सबसे पहले तो वो अपना लैंड खो देते हैं, उनका इनकम सोर्स चला जाता है, कम्युनिटीज़ ब्रेक डाउन हो जाती हैं इनटू फ्रेगमेंट्स, कल्चरल आइडेंटिटी उनकी छीन ली जाती है उनसे, और स्ट्रेस और इनसिक्योरिटी उनको एज अ रिवॉर्ड मिलती है कि आपको अपने हमारे डेवलपमेंट के लिए या कंट्री के डेवलपमेंट के लिए आप अपना सब कुछ छोड़ दो। उसके बाद बात करते हैं केस स्टडी की इसी टॉपिक के बेस पर, जो है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। इसके इश्यूज़ क्या थे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट हुआ था लोगों का, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड थी इसके अंदर, और कंसर्न्स जो थे वो बहुत ज़्यादा थे लोगों को फॉर कॉम्पनसेशन, कि यहाँ पर कॉम्पनसेशन सही से नहीं प्रोवाइड हुआ था लोगों को। आउटकम क्या था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे थे और इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स होने लगे थे इस चीज़ को इसका रेजोल्यूशन ढूंढने के लिए, या इसका एक तरीका ढूंढने के लिए कि कैसे कोप अप किया जाए। अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स की। इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स होते हैं अपने नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए और नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेन करने के लिए। सबसे पहला जो मूवमेंट आता है वो है चिपको मूवमेंट। चिपको का मतलब होता है हग करना, टू हग। तो ये स्टार्ट हुआ था 1973 में। इसका लोकेशन है उत्तराखंड, और 1973 के टाइम पर उत्तराखंड एक पार्ट था उत्तर प्रदेश का ही। अब लीडर्स कौन थे इस चिपको मूवमेंट के? पहले लीडर थे सुंदरलाल बहुगुणा और दूसरे थे चंडी प्रसाद भट्ट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि यहाँ पर हमें कमर्शियल डिफॉरेस्टेशन को रोकना है, क्योंकि और लोगों ने रोका कैसे? ट्रीज़ को हक करके, कि वो उनको काट ही ना पाएँ जो भी वहाँ पर आ रहे हैं डिफॉरेस्टेशन करने के लिए। इसकी इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या थी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट हमारे लिए इनिशिएट किया गया, विमेन को एम्पावर किया गया, इंस्पायर करा ग्लोबल एनवायरमेंटल एक्टिविज्म को इस मूवमेंट के थ्रू। नेक्स्ट आता है अपीको मूवमेंट। अपीको का मतलब होता है हग, लेकिन इन कन्नड़ लैंग्वेज। तो ये सिमिलर था चिपको मूवमेंट का, लेकिन ये स्टार्ट हुआ था 1983 में, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स बाद, कर्नाटका के अंदर। इसके लीडर थे पांडुरंग हेगड़े, और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि इनको प्रोटेक्ट करना है फॉरेस्ट को, एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करके एनकरेज करना है सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। आई होप आपको यहाँ तक सब चीज़ें बहुत क्लियर होंगी। एंड अगर आपको इस PDF या इस नोट्स को चाहिए PDF फॉर्म में, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आई विल अपलोड द PDF देयर। सिग्निफिकेंस क्या है कि सेव्ड वेस्टर्न घाट्स फ्रॉम लाइक डिफॉरेस्टेशन या फिर डिस्ट्रक्शन, और एक यहाँ पर एनवायरमेंटल अवेयरनेस इंक्रीज हो गई थी लोगों के अंदर। अब थर्ड जो मूवमेंट है वो है साइलेंट वैली मूवमेंट। साइलेंट वैली मूवमेंट में क्या हुआ था, ये मूवमेंट को हमने देखा था साइलेंट वैली नेशनल पार्क के अंदर। यहाँ पर इशू क्या था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा था, जिसकी वजह से जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम था वो इम्बैलेंस होता, डिस्टर्ब होता। तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, इस प्रोटेस्ट के बाद, लोगों के प्रोटेस्ट के बाद, गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया ये प्रोजेक्ट और इस साइलेंट वैली को डिक्लेयर कर दिया एक प्रोटेक्टेड एरिया। इसका इम्पोर्टेंस क्या था कि एक तो हमें एनवायरमेंटल एक्टिविज़म के अंदर एक बहुत बड़ी सक्सेस देखने को मिली, दूसरा यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी थी वो प्रोटेक्ट हो गई थी। अब बात करते हैं बिश्नोइज़ ऑफ राजस्थान के बारे में। ये बिश्नोइज़ कम्युनिटी फाउंड करी थी गुरु जम्बेश्वर ने। इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल्स क्या थे इनके, किस चीज़ों को ये फॉलो करते थे कि हमें ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, और हमें एक सस्टेनेबल तरीके से रहना है। अब खेजड़ी सेक्रीफाइस क्या था 1730 के अंदर, ये अमृता देवी बिश्नोई ने इसको लीड करा था,
और इसके अंदर 363 बिश्नोईज जो थे उन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया था टू सेव द खेजड़ी ट्रीज़, क्योंकि वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन करने के लिए लोग आ रहे थे, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन लोगों ने अपनी जान दे दी थी। अब नेक्स्ट आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसको हम NBA भी बोलते हैं। ये 1985 में स्टार्ट हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ मेधा पाटकर और बाबा आमटे। ये जो मूवमेंट है ये ऑपोजिशन शो करने के लिए था कि जो लार्ज डैम्स आप बना रहे हो नर्मदा रिवर के ऊपर वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव नहीं है और वो सस्टेनेबल नहीं है, तो उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। इश्यूज़ इसके अंदर क्या थे कि सबसे पहले लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा था और इनएडिक्वेट रिहेबिलिटेशन उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे थे, तो इसलिए लोगों ने वहाँ पर आवाज़ उठाई। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पर जो एनवायरमेंटल जस्टिस है वो मिली लोगों को, और ह्यूमन राइट्स और इश्यूज़ जो भी थे उनको पब्लिक डिबेट के अंदर लाया गया, उनके ऊपर बात की गई। अब इसी के कॉन्टिन्यूएशन में हम पढ़ते हैं कि एनवायरमेंटल जस्टिस की क्या बात होती है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि हमें एनवायरमेंटल जस्टिस मिल गई थी नर्मदा बचाओ आंदोलन में, तो वो एनवायरमेंटल जस्टिस क्या होती है? इसका मतलब है कि आपको फेयर ट्रीटमेंट मिले लोगों को अपने एनवायरमेंटल बेनिफिट्स और बर्डन्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सारे सिटीजन्स के पास राइट है कि उनको एक साफ़ हवा, साफ़ पानी और एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिले। तो इन्वायरमेंटल जस्टिस के अंदर आप प्रोटेस्ट कर सकते हो और गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हो कि क्या आप ये हमारी जो भी राइट्स हैं कि आप उनको वायलेट तो नहीं कर रहे हो अपने स्कीम्स के थ्रू। अब हम बात करते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, जिसको हम NGT भी बोलते हैं। ये 2010 में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, जिससे कि हम क्या हैंडल कर सकें, इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट्स को बहुत जल्दी और इफ़ेक्टिव तरीके से हैंडल कर सकें। इसके फंक्शंस क्या थे? सबसे पहले तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मिलती है। ये इंश्योर करते हैं कि जो इन्वायरमेंटल लॉज हैं उसी के अंदर आपको जितनी भी स्कीम्स या प्रोजेक्ट्स होंगे वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। दूसरी बात आती है कॉम्पनसेशन की। कॉम्पनसेशन में क्या होता है कि आपको रिलीफ प्रोवाइड होगा विक्टिम्स को, जितने भी उनके जिसको भी इफ़ेक्ट हुआ है इन्वायरमेंटल डैमेज की वजह से। पोल्यूशन कंट्रोल की अगर हम बात करें तो ये डील करता है विद एयर एंड वाटर पोल्यूशन, और ये साथ में फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के लिए भी डील करता है। अब इस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की क्या इम्पोर्टेंस थी? सबसे पहले तो यहाँ पर फास्ट डिस्पोजल होता था, जितने भी इन्वायरमेंटल केसेस आते थे उनका, एक्सपर्ट डिसीजन मेकिंग होती थी और प्रोटेक्शन होती थी नेचुरल रिसोर्सेज की। लास्ट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो भी इन्वायरमेंटल गवर्नेंस वाला जो भी कॉन्सेप्ट था ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था, उसकी पावर या उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही थी। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल फ़िलॉसफी की। इन्वायरमेंटल फ़िलॉसफी क्या होता है? जब हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप को दो लोगों के बीच, दो चीज़ों के बीच में, कौन सी दो चीज़ें? ह्यूमन और नेचर, तो उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल फ़िलॉसफी। अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल एथिक्स की, तो इन्वायरमेंटल एथिक्स का क्या मतलब है कि जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जो हमें एक ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या गाइड करते हैं नेचर के साथ, वो हमारे इन्वायरमेंटल एथिक्स होते हैं। अब इस इन्वायरमेंटल एथिक्स के मेन आइडियाज़ क्या हैं? सबसे पहले हमें नेचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, नेचर का सस्टेनेबल यूज़ करना चाहिए और इंटरजनरेशनल इक्विटी रखनी चाहिए, यानी कि हमें आने वाली जनरेशन्स के बारे में भी सोचना चाहिए कि हमें उनके लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज को छोड़ना है या उनको भी एक्सपीरियंस करवाना है वो पर्टिकुलर थिंग। अब इसके कुछ टाइप्स आते हैं एनवायरमेंटल एथिक्स के। जैसे सबसे पहले आता है एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। इसके अंदर हम बात करते हैं कि ह्यूमंस जो हैं वो सेंट्रल हैं हर चीज़ के लिए। दूसरा आता है इकोसेंट्रिक व्यू। इसमें हम इंटायर इकोसिस्टम को एज इम्पॉर्टेंट देखते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लिविंग का। तीसरा आता है बायोसेंट्रिक व्यू। इसमें हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास एक वैल्यू है टू गिव इनटू द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या रिलीजन्स का रोल होता है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदुइज़्म की। तो यहाँ पर जो रिवर्स हैं उनको सैक्रेड माना गया है, जो ट्रीज़ हैं उनकी पूजा होती है। यहाँ पर कंसेप्ट बताया गया है हार्मनी का नेचर के साथ। अब कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे पीपल ट्री और तुलसी प्लांट, इनकी हम पूजा करते हैं, इनको हम सैक्रेड मानते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं बुद्धिज़्म की।
बुद्धिज़्म क्या एम्फसाइज करता है कि कंपैशन होना चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए और रिस्पेक्ट होनी चाहिए सारे लाइफ फॉर्म्स के लिए। तो ये हमारा बुद्धिज़्म हमें बताता है। थर्ड बात करेंगे जैनिज़्म की, तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा को फॉलो किया जाता है, यानी कि नॉन वायलेंस, और ये एनकरेज करता है प्रोटेक्शन सारे लिविंग बींग्स की। तो ये भी एक एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का हमें पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द रिलीजन। बात करते हैं इस्लाम की, तो इस्लाम प्रमोट करता है कि हमें नेचर के साथ बैलेंस में रहना चाहिए और हमें वेस्ट को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे सिखिज़्म की, तो सिखिज़्म क्या इनकरेज करता है कि इन्वायरमेंटल स्टोवर्डशिप होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज के टुवर्ड्स। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं हमारे इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे सैक्रेड ग्रूव्स की। ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पैचेस होते हैं जिनको लोकल कम्युनिटीज़ मेंटेन करती हैं अपने कल्चरल प्रैक्टिसेस को करते हुए, यानी कि उनका प्रोटेक्शन होता है उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस के थ्रू। सेकेंड है ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि एग्जाम्पल क्या है इसका, जोहार्ड्स और स्टेप वेल्स। इनसे हम क्या करते हैं, पानी को कंजर्व करते हैं और पानी को बचाते हैं। थर्ड आता है कम्युनिटी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। यहाँ पर लोकल पार्टिसिपेशन होता है रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए, तो वो हमारा आता है कम्युनिटी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के अंदर, यानी कि सब लोग साथ में मिलके कंजर्वेशन करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन और पब्लिक अवेयरनेस की। तो इसका क्या मतलब है, एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है जहाँ पर आप एनवायरमेंटल नॉलेज और अवेयरनेस को स्प्रेड करते हो लोगों के बीच में। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक तो ये एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करता है, पब्लिक के पार्टिसिपेशन को इनकरेज करता है और एनवायरमेंटल बिहेवियर को भी चेंज करता है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करता है। अब बात करते हैं इसी के अंदर केस स्टडी 1 की। तो केस स्टडी 1 है कि सीएनजी व्हीकल्स इन दिल्ली। अब इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। दिल्ली में एक्सपीरियंस किया गया बहुत सीवियर एयर पोल्यूशन, तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट हुआ, सीएनजी स्टार्ट हुआ फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एयर पोल्यूशन को देखते हुए। उसके बाद बेनिफिट्स क्या थे कि यहाँ पर हमने देखा कि एयर पोल्यूशन रिड्यूस हो रहा था सीएनजी के यूज़ से, एक क्लीनर फ्यूल था सीएनजी और ये एयर क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर रहा था। सिग्निफिकेंस क्या है इस केस स्टडी का, कि एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है कि कैसे इन्वायरमेंटल पॉलिसी और पब्लिक अवेयरनेस हमें एक अच्छा और कंजर्वेटिव तरीका देते हैं चीज़ों को यूज़ करने का। केस स्टडी 2 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम देखेंगे स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ था 2014 में। इसका ऑब्जेक्टिव था कि हमें इंडिया को क्लीन बनाना है, ओपन डिफेकेशन को एलिमिनेट करना है और हमें अपनी सैनिटेशन को भी इम्प्रूव करना है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके अचीवमेंट्स की, तो यहाँ पर टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन हुआ था, वेस्ट मैनेजमेंट जो पॉलिसीज़ हैं वो इम्प्रूव हुई थी, तरीके इम्प्रूव हुए थे और सैनिटेशन भी इम्प्रूव हुआ था। उसके बाद देखते हैं हम अपना केस स्टडी 3। केस स्टडी 3 है नेशनल एनवायरनमेंट अवेयरनेस कैंपेन, जिसको हम NEAC भी बोलते हैं। तो नेशनल एनवायरनमेंट अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के थ्रू फॉरेस्ट और क्लाइमेट के चेंज के लिए। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि यहाँ पर एनवायरमेंटल एजुकेशन हमें मिली, पब्लिक पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हुआ और अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च करे गए। कुछ एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर देखी गई इस पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर, वो थे वर्कशॉप्स यहाँ पर करवाई गई, सेमिनार्स करवाए गए और बहुत सारे बड़े बड़े ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स करवाए गए इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। केस स्टडी 4 की बात करते हैं। ये है नेशनल ग्रीन कॉर्प्स NGC इको क्लब प्रोग्राम। इसके अंदर क्या था और इसका मतलब क्या है, एनवायरमेंटल क्लब्स जो हैं वो इस्टेब्लिश करे गए स्कूल्स के अंदर, इस लोगों के यानी कि और बच्चों के अंदर, पेरेंट्स के अंदर एक एनवायरमेंटल कंजर्वेशन फीलिंग को इनकलकेट करने के लिए। तो स्कूल्स के अंदर ऐसे क्लब्स का इन्वेंशन हुआ। ऑब्जेक्टिव क्या था कि बच्चों को एनवायरमेंटल एजुकेशन मिले, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ होए अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को वो प्रमोट कर सकें।
कुछ एक्टिविटीज़ करवाई गई स्कूल क्लब्स में, इको क्लब्स में। वो एक्टिविटीज़ क्या थी? ट्री प्लांटेशन करवाया गया, क्लीनलीनेस ड्राइव्स करवाई गई अक्रॉस द टाउन्स और सिटीज़, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में उनको बताया गया, और रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स करवाए गए जहाँ पर उनसे रिसाइकिल चीज़ों को यूज़ करके नए इन्वेंशंस करो, या फिर रिसाइकलिंग कैसे होती है, या पर्टिकुलर स्टेप्स क्या लेने चाहिए। तो ये सब चीज़ें उनको उस इको क्लब में बताई जाती हैं। तो ये यूनिट हमारी यहाँ पर हो गई है कंप्लीट। एंड आई होप आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से और इजीली समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत पॉइंटर्स में लिखा है जिससे कि इजीली आप लोग ग्रैस्प कर सकें और आप समझ सकें कि एक्चुअल में उस पर्टिकुलर चीज़ का मतलब क्या है। तो पॉइंट से ईजी होता है याद करना, तो इसलिए मैंने ऐसे पॉइंट्स में फटाफट से सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट होता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक श्योर कि मैं उस चीज़ को रिजॉल्व कर पाऊँ। और अगर आपको तीनों यूनिट्स के नोट्स चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो आगे के नोटिफिकेशंस के लिए भी। And do not forget to like, share and subscribe to Duo Simplified, where you learn concepts simply. Thank you. Bye bye.